नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 साउंड, जेएनवी क्लास 9th। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर के बारे में डीपली जानते हैं। सो साउंड साउंड बेसिकली जो भी मैं बोल रहा हूँ, या जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, या जब हम तालियां बजाते हैं, तो लगभग हमारे डेली लाइफ में साउंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आदमी अगर वो साउंड नहीं सुन पाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि साउंड आखिर क्या है, इस चैप्टर में हम समझेंगे उसको। डीपली हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. A sound is produced by the vibration in an object. The sound of human voice is produced due to vibration in the vocal cords. सो हम ह्यूमंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे गले के पास एक वोकल कॉर्ड है, जिसके अंदर जब हमारे लंग्स से वहाँ पे एयर आप फ्लो आता है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे या एक पीस ऑफ प्लास्टिक की थैली, कुछ भी, उसको आप अपने माउथ के पास लाके उस पे जोर से फूंक मारेंगे तो उससे एक साउंड निकलेगा, एक वाइब्रेशन टाइप का। नहीं तो आप एक स्केल को भी बेंच पे ऐसे प्रेस कर सकते हैं और उसको छोड़ेंगे तो वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, the path through which sound travels is called medium. It can be solid, liquid or gas. So साउंड जो ट्रैवल करता है वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। इसको एक मीडियम चाहिए। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एम मैंने मीडियम को डिनोट करने के लिए लिखा है। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड में जैसे कि आप एक लोहे के रॉड को एक लोहे पे जब आप मारते हैं तो उससे एक साउंड जो निकलता है वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। फिर लिक्विड में हम अगर आप पानी के अंदर भी घंटी बजाएंगे या पानी के अंदर कुछ हलचल होती है तो उसका साउंड भी हमको सुनाई देता है। तो लिक्विड में भी ये होता है। एंड गैस फॉर्म में भी ये होता है, क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो एटमॉस्फेरिक में एयर प्रेजेंट है जो कि एक गैसियस फॉर्म है। तो इसमें भी ये चलता है साउंड। बट वैक्यूम में वैक्यूम में साउंड नहीं चलता है। जैसे कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो वहाँ पे साउंड नहीं, वो अगर वो बोलेगा तो दूसरे एस्ट्रोनॉट को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उस वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो वहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स, इन सब चीज़ों का, जिसके कारण वो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। Sound travels through all stages of matter. The velocity of sound is maximum in solid and least in gases. तो जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक में, मतलब हम ऐसे आमतौर पे बात करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है, यानी कि वो कितने स्पीड से जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो सबसे लेस है। लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले हम इस कॉर्नर में देखते हैं इस चैप्टर को में हम क्या पढ़ने वाले हैं। In this chapter, we concrete on the propagation and characteristics of sound, and also discuss range of hearing of audible and waves, infra- infrasonic waves and ultrasonic waves and their uses. ओके, तो अब हम एम्पलीट्यूड को पहले देखते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड, amplitude of vibration is defined as the maximum displacement of vibration object from central position. एक जगह से दूसरे जगह जब एक वेव ट्रांसफर होता है, यानी कि साउंड जब ट्रांसफर होता है, उस चीज को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं।
The amplitude describes how much far the oscillation object can displace from its center position. देन हम बात करते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, ये यहाँ पे है साउंड, यानी कि वो एकदम जीरो है। इस लाइन से जितना ऊपर वो जाएगा या जितना नीचे जाएगा उतना वो लाउड होगा। उसी चीज को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। मान लीजिए ये जो वेव है ये साउंड वेव है, तो ये जितना ऊपर जितना नीचे जाएगा वो उतना ही लाउड होगा। देन हम बात करते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से इस जगह से इस जगह तक जाने में जो समय लगा, टाइम, वो टाइम पीरियड होता है एक एक ऑक्सीलेशन के लिए। ये एक ऑक्सीलेशन है, एक साउंड वेव। तो ये टाइम पीरियड हो गया, और ये जो लाइन है वो टाइम को दर्शाता है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। वो है फ्रीक्वेंसी। The frequency is defined as the number of oscillation per second. Frequency is measured in hertz, Hz. सो फ्रीक्वेंसी क्या है, अब हम बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली है कि वन ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। सो एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 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 होते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब एक सेकंड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, जैसे कि अगर एक सेकंड में ये वेव 30 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है, अप डाउन 30 टाइम्स हो रहा है, तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 30 हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखा जाता है। ये क्यों HZ लिखा जाता है वो भी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा when an object makes one vibration in 1 second then its frequency is 1 Hz। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया 30 हर्ट्ज का। if an object makes 20 oscillation in 1 second then its frequency is 20 Hz। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये सेम थिंग है। फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस आते हैं कि साउंड टाइम पीरियड इतना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सो इस चीज को हम समझते हैं। सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। कैसे, वो हम देखते हैं। लाइक since the frequency of vibration body is equal to the reciprocal or inverse of its time period। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लाइक ये आपका वेव लाइन है, और आपका जो साउंड है वो मान लीजिए प्रोड्यूस करता है, ये एक सेकेंड में वो प्रोड्यूस करता है 4 फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में प्रोड्यूस होता है 4 फ्रीक्वेंसी। सो
हमको अगर मालूम करना है कि एक फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, यानी कितना सेकेंड लगता है, तो ये सिंपल हो जाएगा 1 बाय, ये हो जाएगा आपको 1 बाय, टाइम कितना आपको लग रहा है 4, 1 सेकेंड में 4 फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो एक फ्रीक्वेंसी को होने में 1/4 सेकेंड लगेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इस चीज को भी हम समझते हैं कि साउंड की स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसको हम वेलोसिटी से मेजर करते हैं। तो साउंड की वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको वेवलेंथ दिख रहा होगा। वेवलेंथ वेवलेंथ वो चीज होती है, एक वेव से दूसरी वेव के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो मेजरमेंट है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। सो अगर वेलोसिटी मालूम करनी है तो मान लीजिए मेरे पास 5 फ्रीक्वेंसीज हैं, 5 फ्रीक्वेंसी है और उसकी वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच का जो वेवलेंथ है उसको पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो वो दिया रहता है क्वेश्चन में। लेट्स सपोज यहाँ पे हम रखते हैं वेवलेंथ को, अगर 5 फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ को रखते हैं 3 सेंटीमीटर्स। आई थिंक ये ठीक रहेगा। सो अगर हम वेलोसिटी को, वेवलेंथ को 3 सेंटीमीटर रखते हैं तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी है साउंड की। यहां तक क्लियर? देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड को कैसे पहचानेंगे? एक साउंड को दूसरे साउंड से अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो वो कैसे करेंगे हम? सो देयर आर, लेट मी जूम इन, या so there are 3 characteristics of sound by which it can be recognized. There are loudness, pitch and quality. Loudness, the loudness of sound depends on the amplitude of vibration of vibrating body. When it's a sitar string, it's plucked tightly, then it's vibrate with a small amplitude and produce a fade of sound. When the other hand, when the sitar string is plucked hard and then it start vibrating with a large amplitude and produce a loud sound. The loudness of sound depends on the amplitude of vibration of sound producing object. Loudness of sound is proportional to the square of amplitude, the vibration of the vibration producing the sound. Example, if the amplitude becomes twice, then the loudness increase by the factor of 4. अगर एम्पलीट्यूड को हम मान लीजिए एम्पलीट्यूड अभी 0 है, अगर एम्पलीट्यूड को हम 2 कर देते हैं तो साउंड जो पहले था वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो 0 एम्पलीट्यूड है तो साउंड भी 0 होगा, तो उसको 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन साउंड जीरो कभी नहीं हो सकता, इसलिए अगर साउंड जीरो है तो वो तो कुछ है ही नहीं, वो साउंड ही नहीं। इसलिए मान लीजिए साउंड अगर वन है तो उसको अगर टू एम्पलीट्यूड को हमने दुगना कर दिया तो 1 × 4 = 4। अगर मतलब वो हमेशा स्क्वायर जितना बढ़ता है वैसे साउंड बढ़ता रहेगा। अगर हमने 3 से किया तो साउंड 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड को हमने 5 कर दिया तो साउंड जो पहले था उससे 25 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हमने 10 कर दिया तो साउंड 100 गुना बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, डीबी। ओके, अब हम बात करते हैं कि लाउडनेस को हम किस यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं, तो उस यूनिट का नाम है डेसिबल, डीबी। सो नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो साउंड है वो 10 dB का होता है। सॉफ्ट विस्पर यानी कि अगर हम 5 मीटर की दूरी पे एक पर्सन खड़ा है उससे धीरे से बात करते हैं, जैसे कि क्या तुम हो, ऐसे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये 30 dB का विस्पर है। इस ये साउंड का जो लाउडनेस है वो 30 डेसिबल है, 30 डेसिबल। और ब्रीथिंग का 10 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो 60 डेसिबल है। अगर एक ट्रैफिक रोड पे हम खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो पी पी हॉर्न सब बजा रहे हैं तो वो 70 डेसिबल है। और अगर यही एवरेज फैक्ट्री में हम चले जाएं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोहे का काम हो रहा है, स्टील फैक्ट्री या कोई भी मैकेनिकल फैक्ट्री, तो वहाँ पे 80 डेसिबल का लाउडनेस रहता है। ये एक एवरेज कन्वर्सेशन। अब सबके लिए लाउडनेस अलग हो सकता है, जैसे कि अगर मुझे 80 डेसिबल का लाउडनेस बहुत ही बेकार लग रहा है नॉइज, लेकिन किसी आदमी को ये 80 डेसिबल का नॉइज उतना उतना उसको नहीं परेशान करेगा। जैसे कि कितने लोग होते हैं जिनको म्यूजिक जो है वो लाउडनेस में सुनना पसंद है, और कितने लोग होते हैं जिनको लाउडनेस नहीं चाहिए, उनको स्लो म्यूजिक चाहिए। अब हम बात करते हैं पिच की। वो भी एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम साउंड में, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नोट नोट above dB the noise becomes physically painful। अब हम पिच की बात करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक property of sound by which differentiate between sounds of same loudness is known as pitch of sound. Man's voice from a woman's voice. The basic of their pitch is shrillness. The pitch of sound depends on the frequency of vibration of the sound producing object. जैसे कि एक मेल और एक फीमेल के साउंड में जो अंतर होता है, मान लीजिए उन दोनों का लाउडनेस सेम है बट एक डिफरेंट लगता है कि एक लड़की बोल रही है एक लड़का बोल रहा है, उसकी आवाज़ को हम पहचान लेते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये पिच की वजह से उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो सेंटर से जो लेंथ है एम्पलीट्यूड का वो एकदम सेम है, जिसके कारण लाउडनेस सेम है बट पिच डिफरेंट है। When the frequency of vibration is higher, then the sound has a lower pitch. जितना frequency higher होगा sound lower pitch में जाएगा। Drum vibrates with a lower frequency. Most of the times, the voice of a woman has a higher frequency and it's shriller than that of a man. ह्यूमिंग ऑफ मस्कीटो, जब मच्छर हमारे कानों में ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है तो ह्यूमिंग अ मस्कीटो हैज अ हायर पिच बट लो लाउडनेस, वाइल रॉर ऑफ अ लायन हैज अ हाई लाउडनेस बट लो पिच। लाउडनेस अगर हाई है तो इसका मतलब नहीं कि पिच भी हाई हो, पिच लो है। अगर पिच लो है तो लाउडनेस हाई होगी। अगर पिच हाई है, जैसे कि वुमेन्स के केस में उनका जो पिच है वो हाई है तो लाउडनेस लो है। लेकिन मेल्स के केस में, या जैसे कि यहाँ पे एक लायन का एग्जांपल दिया गया है, उसका पिच जो है वो लो है इसलिए उसका लाउडनेस हाई है। क्वालिटी। अब हम बात करते हैं क्वालिटी। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लिया है लो पिच और हाई पिच के बीच, आप देख सकते हैं।
ये जो लो पिच है इसमें आप देखिए कितन मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें कम है। तो मैंने बोला था लो पिच, लाउडनेस हाई, फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब एक लाउड होके पूरा खत्म होके आएगा तब दूसरा साउंड निकलता है। लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी साउंड आ रहा है जा रहा है, मतलब लाउडनेस लो है, इसमें हाई है। आप इसको देखिए, लो पिच हाई, हाई साउंड, हाई पिच लो साउंड। रेंज ऑफ, पहले क्वालिटी या the characteristics of sound which differentiate between two sounds is known as quality of sound. The sound produced by different singers can be distinguished by their quality. तो क्वालिटी भी एक साउंड का होता है, जैसे कि किसी का साउंड बहुत डीप होता है, किसी का साउंड बहुत रफ होता है, किसी का साउंड मतलब शुरू में बहुत डीप होता है लेकिन बाद में तुरंत खत्म हो जाता है। तो वैसे सबके डिफरेंट क्वालिटी रहते हैं, वो सबके गले पे डिपेंड करता है। सब सिंगर्स भी डिफरेंट गाते हैं। फिर हम रेंज ऑफ हियरिंग देखते हैं, क्या कौन सा साउंड हमको सुनाई देता है, कौन सा साउंड हमको नहीं सुनाई देता है। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, ये पिक्चर आप देखिए। सो इंफ्रा साउंड जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को कहा जाता है। हर्ट्ज क्या है मैंने आपको बता चुका हूँ। 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को कहते हैं इंफ्रा साउंड, लेस एल। और 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो है ऑडिबल। ऑडिबल साउंड जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का है। के का मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है 1000। अब 20,000 तक के साउंड को हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक के साउंड को, 20,000 हर्ट्ज के साउंड को हम सुन सकते हैं। बट अगर 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड रहा, जैसे कि 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड का एग्जांपल हम दे सकते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड प्रोड्यूस करता है। अर्थक्वेक इसलिए जानवर जैसे कि एलिफेंट, रैट्स जो जमीन के अंदर रहते हैं, स्नेक्स, इन सबको पहले पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे कम हर्ट्ज के साउंड को सुनने की एबिलिटी रखते हैं, और सेस्मिक वेव्स से ये साउंड जमीन पे सरफेस पे आता है, जिससे हाथियों को ये पहले पता चल जाता है। लेकिन हम लोगों को ये साउंड नहीं पता चलता, इसलिए हम लोग अर्थक्वेक में फंस जाते हैं। ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर टू 20,000 हर्ट्ज तक है जो हम सुन सकते हैं। फिर एक आता है इससे भी ऊपर, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी का चेकअप होता है, क्या प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में, ये देखा जाता है इसी साउंड से। ये सिर्फ रैट्स को सुनाई देता है, और भी कुछ हैं एनिमल्स या इंसेक्ट्स जिनको ये सुनाई देता है, लेकिन रैट्स मेन तौर पे ये साउंड सुन सकते हैं। तो अब हम इधर देखते हैं कि ये बुक में हमारे क्या दिया गया है, रेंज ऑफ हियरिंग। ऑडिबल साउंड और ऑडिबल और साउंड वेव्स, द फ्रीक्वेंसी विच लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल और sound waves. These waves are sensitive to human ears. Inaudible or infrasonic waves, the waves frequency which lies less than 20 hertz are called infrasonic wave. These waves are produced by source of bigger size such as earthquake, volcanic eruption, ocean waves, and elephant and whales. Ultrasonic waves, the frequency which is greater than 20 hertz are called ultrasonic waves. Humans ear cannot detect these waves, but certain creature like dog, cat, bat, mosquito and detect can detect these waves, but not only detect but also produce ultrasonic waves. The applications of ultrasonic waves as follows.
तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट पेज होने वाला है, इसके बाद जो पेज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो किस लिए यूज होती है। फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, फॉर क्लीनिंग। एक सोनार डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करता है, जिससे हम डेप्थ ऑफ सी मेजर कर सकते हैं। फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, एरोप्लेन्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉक, फॉर रिमूविंग लैम्प सूट फ्रॉम द chimney of factories, for satelliting of a liquid, in ultrasonography, in sonar। मैंने बोला था ना कि डिवाइस होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। सोनार इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। Sonom- Sonometer is a device it is used to study the behaviors of vibration strings. Earthquake waves. An earthquake is a vibration of the earth's surface. Earthquake waves are seismic waves that are created when energy built up in rocks and they fractured. The instrument used to record earthquake waves are called seismograph. The Richter scale of earthquakes to measure magnitude was devised by Charles F. Richter. Noise and music. In our daily life, we hear different types of sounds. Some are like sounds are unpleasant to hear, मतलब बहुत noise. The unpleasant sounds are called noise. Blowing of horns of motor vehicles, brushing of crackers, running of mixer, grinder, and examples of noise. In other hand, some sounds are pleasant. They sounds which pleasant to hear to call it musical sounds or music. The sound produced by musical instrument is also a musical sound. Noise pollution. The presence of loud, unwanted, and disturbing sounds in our environment is called noise pollution. Television and transistor radio adds high volumes. Some kitchen appliances, desert, coo- desert coolers, air conditioners contribute to noise pollution. इसलिए हमको बोला जाता है कि हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए या ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए क्लास में। हमें हमेशा टीचर्स बोलते रहते हैं क्योंकि हम लोग नॉइज पोल्यूशन बढ़ाते हैं। Human ear. The ears of the sense organs which help us to hearing sound. It allows to convert the pressure of vibration air with audible frequency into electric signals which travel to the brain by auditory nerve। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन ईयर के इमेज को। सो ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑडिटरी नर्व। इसी के कारण हम साउंड को सुन पाते हैं क्योंकि यही ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर ये जो हैमर टाइप का दिख रहा है और स्ट्रिंग अप और एलवी, इसी पे साउंड यहाँ पे मेन साउंड प्रोसेस होके ऑडिटरी नर्व में भेजा जाता है। ट्रैम्पिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे साउंड उस चीज़ पे लगता है, इसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। ईयर ड्रम जिस पे साउंड लगता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ऑडिटरी कैनाल, ये हमारा जो कैनाल है ईयर में अटैच हुआ जिसके कारण ईयर ड्रम पे साउंड जाता है। फिर इथोस्टैटिक ट्यूब, ये एक ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, कुछ इसका वर्क है। तो इस पिक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आउटर ईयर, फिर ये आपका मिडिल ईयर, देन है ये आपका इनर ईयर। इनर ईयर में ओवल विंडो, स्ट्रिंग अप, ऑडिटरी नर्व, ये सब आते हैं, ये तीनों। मिडिल में आते हैं ये 1 2 3 4, टैम्पिक मेम्ब्रेन भी मिडिल में आता है। और आउटर ईयर में आते हैं सिर्फ एक और ये दो, ऑडिटरी कैनाल, पाइना। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर देखते हैं उसके बाद। The ear consists of three compartments: outer ear, middle ear, and inner ear. Outer ear, it consists of a board apart pinna ear canal, a thin elastic circular membrane eardrum. Middle ear, it consists of three small
bones which hammer, anvil, and string up, which are connected with each other. In a rear, it has cool tube cholera. This side of cholera, co- col- cholera,